हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। सो यूपीपीएससी एलटी ग्रेड मैथमेटिक्स के आज के इस वीडियो में हम जो है डिस्कशन करेंगे रिलेशन एंड फंक्शंस के बारे में। ठीक है, और मैं आपको बता देता हूं कि प्रीवियस में मैंने एक लेक्चर कवर किया है जो कि अलजेब्रा से रिलेटेड है, और उसमें मैंने सेट रिलेशंस एंड फंक्शंस कवर किया है। ठीक है, लेक्चर नंबर 2 और इससे पहले लेक्चर नंबर 1 अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो एक बार उसको आप लोग देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैंने उसमें शॉर्ट ट्रिक्स एंड एग्जाम्पल भी आप लोगों को अच्छे से बता रखा है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। और अगर नहीं मिल रहा है तो आप डायरेक्टली प्लेलिस्ट में जा कर के भी लेक्चर को देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उसमें पहला सेट का था और दूसरा जो है उसमें हमने रिलेशंस पर बात किया, बहुत डीपली और बेसिक बेसिक चीज़ें मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो चलिए आज का जो वीडियो है उसको स्टार्ट करते हैं। थर्ड लेक्चर है ये, और इसमें भी हम रिलेशन एंड फंक्शंस पर बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको जो है रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन तक करवा दिया था, रिफ्लेक्सिव में आपको छोड़ा था। उसको कंटिन्यू करते हुए आज हम पढ़ेंगे सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, सिमेट्रिक रिलेशन जो है उसको हम बोलते हैं सममित संबंध। क्या बोलते हैं? सममित संबंध। ये हिंदी में होता है। कह रहा है कि एक रिलेशन को हम सिमेट्रिक कब कहेंगे? अ रिलेशन आर ऑन अ सेट ए इज सिमेट्रिक इफ व्हेनेवर ए कॉमा बी जो है आर में हो। ठीक है, ये जो पेयर है, ये जो ऑर्डर्ड पेयर है वो आर में होना चाहिए। साथ ही साथ ए बी के आर में होने के साथ ही बी ए भी आर में मिलना चाहिए। तभी जा कर के हम ये कहेंगे कि जो रिलेशन है वो हमारा सिमेट्रिक रिलेशन है, सममित संबंध है। ठीक है, या फिर दूसरे शब्दों में अगर मैं बात करूं तो जो ए है वो आर से ए जो है रिलेटेड होना चाहिए बी से, इट इम्प्लाई बी जो है रिलेटेड होना चाहिए ए से। क्लियर है? मतलब रिवर्स होना चाहिए। अगर ए बी से संबंधित है तो बी का ए से संबंध होना ज़रूरी है। वही चीज़ यहाँ पर बताया है कि यदि कोई संबंध आर सेट ए पर परिभाषित है तो वहाँ संबंध सममित कहलाएगा जब ए बी आर में होने के साथ साथ बी आर में बी कॉमा ए भी आर में होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको किसी भी रिलेशन में, रिलेशन बताया है मैंने क्या होता है, ठीक है, किसी भी रिलेशन में अगर ये ऑर्डर्ड पेयर मिले तो उसके साथ साथ ये ऑर्डर्ड पेयर भी मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको ये ऑर्डर्ड पेयर मिल रहा है दूसरा नहीं मिल रहा है, तो उस कंडीशन में फिर आप उसको सिमेट्रिक रिलेशन नहीं बता पाओगे। क्लियर है ना? क्लियर है ना? तो ये इस टाइप से जो है आपको मिलना चाहिए, एक तो आपको मिलना ही चाहिए। ठीक है, चलो कुछ क्वेश्चंस है, कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से इसको समझते हैं। सबसे पहला जो है यहाँ पर दिया है कि यदि एक सेट हमारे पास दिया है, ये जो सेट है वो है हमारा 1 2 3 करके, और एक रिलेशन दिया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी दिया हुआ होना चाहिए, आपको मिलना चाहिए कि इसमें जो है 1 1 1 2 2 1 2 2 3 3। तो जांच कीजिए कि आर ए के सममित संबंध है या नहीं है। देखो, सबसे पहले तो हम एक एक करके एलिमेंट को चेक करते हैं। ठीक है, एक एक करके हम यहाँ पर एलिमेंट को क्या करेंगे? चेक करेंगे। और यहाँ पर देखो, जैसे 1 1 है, 1 1 है, अगर मैं पहले वाले को ए करूँ बी करूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बी करूँ ए करूँ तब भी तो वही 1 1 ही है ना। तो जो सेल्फ पेयर होते हैं वो हमेशा के लिए सिमेट्रिक होते ही होते हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, रिफ्लेक्सिव वाली तो कंडीशन मैंने बताया था आपको, लेकिन जो सेल्फ पेयर होंगे वो सिमेट्रिक होंगे। इसका मतलब ये चीज़ अलाउ कर रहा है, मतलब ये जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरा देखो, अगर मैं 1 2 करता हूँ तो इसके साथ साथ देखो आर में है तो 2 1 भी आर में होना चाहिए। चेक करते हैं, देखो 1 2 के साथ साथ 2 1 भी आर में है, इसका मतलब ये एलिमेंट भी ट्रू है।
ठीक है, इसके लिए भी सही हो गया। अगर 2 2 है तो ये सेल्फ पेयर है, ये भी सेल्फ पेयर है। तो क्या ये सममित संबंध है? अभी मैंने बताया था ना कि हमें इसका जो सेल्फ पेयर है वो तो होगा ही होगा, साथ ही साथ जो बाकी पेयर है उनके लिए हमें ये चेक करना है कि उनके रिवर्स वाले ऑप्शन भी हमारे पास होना चाहिए। तो यहाँ पर जो है संबंध सममित है वाला ऑप्शन हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अतः आर जो है सममित संबंध है। ठीक है, ये मुझे लगता है कि आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया है। इस क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है कि एक सेट ए है और आर हमारे पास इस प्रकार से दिया हुआ है, तो क्या ये सिमेट्रिक है या नहीं है। तो देखो एक पहले पेयर को चेक करते हैं। अगर 1 2 है तो 2 1 इसमें होना चाहिए, है 2 1 इसमें है, 2 1 हमारा जो है इसमें नहीं है। देखो इसके लिए ट्रू हो रहा है, 2 3 है, 3 2 है, ये तो सही है, 1 1 सेल्फ पेयर है, ये सही है। लेकिन अगर मैं इसके लिए चेक करूँ तो इसके लिए जो है हमारा सेल्फ पेयर जो है एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। अगर आर में है तो ये वाला ऑप्शन आर में नहीं है, तो इसका मतलब ये जो है ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका नहीं ऑप्शन सही हो जाएगा। मतलब ये हमारा सिमेट्रिक रिलेशन जो है नहीं है। क्लियर। नेक्स्ट देखिए इस एग्जांपल को समझते हैं। इसमें 1 2 3 4 एलिमेंट दिए हुए हैं, हमें इसमें सिमेट्रिक रिलेशन चेक करना है। देखो 1 2 है, 2 1 है, 3 4 है, 4 3 है, इसका मतलब ये सिर्फ सममित संबंध है। ठीक है, ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, सममित संबंध होगा। ये ध्यान रखना हमें। इसको मैं ऐसे गोला कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। ये जो है एक सममित संबंध है। अगला चेक करते हैं। देखो इस वाले में देखते हैं। देखो ए बी है, बी है, बी सी है, सी ए हमारा नहीं है, तो ये जो है हमारा सममित संबंध नहीं हो जाएगा। क्लियर है, सममित संबंध यहाँ से नहीं हो जाएगा। इस प्रकार से हमें चेक करना है। जब क्वेश्चन आए तो इसको शॉर्ट तरीके से विद इन अ सेकेंड आपको चेक करके बता देना है कि सममित संबंध है या नहीं है। क्लियर है। अगला देखते हैं। कह रहा है कि एक सेट ए है जिसमें x x y y z z है, देन चेक वेदर r इज सिमेट्रिक रिलेशन और नहीं। तो जांच करना है हमें कि r सममित है या नहीं है। अभी मैंने आपको बताया कि जो सेल्फ पेयर है वो ऑलवेज सेल्फ पेयर इज ऑलवेज सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, ऑलवेज सिमेट्रिक होगा, इस बात का हमें ध्यान रखना है। इसका मतलब ये वाला जो संबंध है वो हमारा क्या हो जाएगा, सममित संबंध हो जाएगा। क्लियर, सममित संबंध हमारा हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम चेक कर सकते हैं कि कोई भी रिलेशन हमारा सममित है या नहीं है, सिमेट्रिक है या नहीं है। इस वाले बात करते हैं। देखो 1 2 1 3 है तो 3 1 भी होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। 2 2 है तो ये भी सेल्फ पेयर है, तो सेल्फ ऑर्डर्ड पेयर है, तो इसके लिए तो हो ही जाएगा। इसका मतलब ये भी हमारा क्या है, सममित संबंध। देखिए टाइम हमारा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। हमने क्या किया, थोड़ा सा चीज़ें सीख लिया और हमने चेक कर लिया कि ये सममित संबंध है या नहीं है। इस पर बात करते हैं। देखो हमारे पास सेट दिए हुए हैं और आर के लिए पूछा है कि आर सिमेट्रिक है नहीं। देखो पी क्यू है, क्यू आर है, आर पी है। तो आप देखो पी क्यू है, अब पी क्यू का क्यू पी होना चाहिए था, जो कि इसका तो नहीं मिल रहा है। क्यू आर 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 पी मिल रहा है देखो यहाँ पर। तो ये क्यू आर है और आर पी है, या कन्फ्यूज नहीं होना है, थोड़ा सा समझना है धीरे से। देखो अगर पी क्यू है, आर में है, 2 3 है, इसमें और भी है, क्यू आर है, ये भी आर में है, आर पी है, ये भी आर में है। इसके साथ साथ पी आर पी क्यू है ना, तो क्यू पी होना चाहिए। तो क्यू पी आर में हम देख पा रहे हैं कि नहीं है। साथ ही साथ
आर क्यू की अगर मैं बात करूं तो वो भी हम देख पा रहे हैं आर में नहीं है। साथ ही साथ पी आर की मैं बात करूं तो वो भी हम देख पा रहे हैं आर में नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, ये एक सममित संबंध नहीं है। क्लियर, ये सममित संबंध हमारा नहीं होगा। चलो नेक्स्ट जो रिलेशन है इसमें हमारा है ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें जो है हमें ये देखना है कि ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है। किसी सेट ए पर परिभाषित कोई संबंध आर संक्रामक कहलाता है यदि, देखो, अगर ए कॉमा बी हमें मिल जाए आर में और बी कॉमा सी भी हमें आर में मिल जाए, तो साथ ही साथ ए और सी भी जो पेयर है ये हमें आर में मिल जाना चाहिए। अगर ऐसा मिल गया तो वो हमारा सममित संबंध, सॉरी ट्रांजिटिव संक्रामक संबंध जो है हो जाएगा। ठीक है, संक्रामक संबंध हो जाएगा। तो इस बात का हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल से समझते हैं। देखो, जो राम श्याम से बड़ा है, मतलब राम जो है श्याम से बड़ा है, और जो श्याम है वो मोहन से बड़ा है, जो श्याम है वो मोहन से बड़ा है। तो राम ऑब्वियसली बात है ना, मोहन से बड़ी हो ही जाएगी। तो देखो यहाँ पर इस प्रकार का रिलेशन बन गया कि राम कॉमा श्याम है, ये आर में आ रहा है। साथ ही साथ श्याम राम भी आर में आ रहा है, श्याम और मोहन भी आर में आ रहा है। तो हम ये देख पा रहे हैं कि जो ग्रेटर देन का रिलेशन है तो उससे राम और जो मोहन है वो भी रिलेशन में आ रहा है। और रिलेशन क्या है, ग्रेटर देन का। अगर राम श्याम से बड़ी है और श्याम मोहन से बड़ी है तो राम मोहन से बड़ी हो जाएगी, उसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। तो इस टाइप का पेयर अगर हमें मिल गया तो हम कह देंगे कि जो रिलेशन है वो हमारा कैसा रिलेशन है, ट्रांजिटिव रिलेशन है। क्लियर है, ट्रांजिटिव रिलेशन है। देखो इस एग्जाम्पल में अगर हमारे पास एक सेट दिया हुआ है और इस प्रकार से डिफाइन किया है, तो देखो हर एलिमेंट के लिए, मतलब हर पेयर के लिए, हर दो पेयर के लिए उसके तीसरा वाला जो एग्जिस्ट करना चाहिए। मतलब अगर ए बी आर में है और बी सी आर में है तो ए सी भी आर में होना चाहिए, ये कहता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या ये रिलेशन हमारा जो है ट्रांजिटिव रिलेशन है। इसको चेक करते, देखो 1,2 आर में आ रहा है, 2,3 आर में आ रहा है, तो 1,3 भी आर में आना चाहिए, जो कि है। तो बिल्कुल ये संक्रामक रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है क्या हो जाएगा कि संक्रामक संबंध हो जाएगा। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात आपको नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आ रही है। कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को लिख सकते हैं, और वीडियो सही लगे इसको आप लोग लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो इसको आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि हर रोज़ मेरे इसमें वीडियोज़ अपलोड हो रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको हेल्प होगा ही होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब जैसे इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 1,2 है और 2,3 है। देखो 1,2 तो है, 2,3 भी है, तो इसके साथ साथ 1,3 भी होना चाहिए। मतलब ये जो एलिमेंट है ना वो हमारा इक्वल होना चाहिए, और साथ में इन दोनों का एक पेयर और मिलना चाहिए। तो देखो ये दोनों है, 1,2 है, 2,3 है, लेकिन 1,3 हमारा नहीं है, तो आर जो है ट्रांजिटिव रिलेशन भी हमारा नहीं होगा। ये क्लियर बात है। ठीक है, अगला इसमें एग्जांपल चेक करते हैं। कह रहा है कि एक सेट ए है और ए कमा बी, बी कमा सी, ए सी, चेक इफ आर इज अ ट्रांजिटिव। देखो ए कमा बी अगर है आर में है, बी कमा सी भी आर में है, तो ए और सी इन दोनों का जो पेयर है वो भी आर में होना चाहिए। और हम देख पा रहे हैं कि ए कमा सी भी आर में है, तो ये जो है हमारा क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव है। यस, हमसे पूछा गया था तो हमने बता दिया। ठीक है, नेक्स्ट अगला देखो। इसमें कह रहा है कि जो रिलेशन है डिफाइंड बाय जो है x प्लस वाई जो है क्या है, इवन नंबर मिल रहा है। मतलब x प्लस वाई हमारा क्या मिल रहा है, इवन नंबर मिल रहा है। तो यहां पर हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा। अगर मैं x को 0 ले रहा हूं और उसके रिप्लेस में y, देखो यहाँ पर इवन नंबर कह रहा है ना, तो यहाँ पर हम ऐसे नहीं सोच सकते हैं। हम अगर x और y को यहाँ पर देखो
0 0 लेकर के सॉल्व करते हैं, ठीक है। एक्स भी 0 ले रहे हैं, 0,0 ले रहे हैं, ठीक है, और एक ले रहा हूँ मैं 0,2, ये रिलेशन ले रहा हूँ। तो 0,2 जो है 0 + 0 ये भी इवन नंबर है, ठीक है, और यहाँ से 0 + 0 इवन नंबर है और 0 + 2 देखें तो ये भी हमारा क्या हो जा रहा है, एक इवन नंबर हो जा रहा है। तो ऐसा एक पेयर मिलना चाहिए हमें, ठीक है, ऐसा एक पेयर हमको क्या करना चाहिए, मिलना चाहिए। मतलब इसमें कहीं ना कहीं हमारा इस सेट में क्या होगा, 0,2 भी है, 0,2 है, तो ऑब्वियसली बात है कि ये जो पेयर है हमें मिल रहा है, इसका मतलब ये जो है क्या हो जाएगा, सही है, रिलेशन हमारा कैसा हो जाएगा, ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा, संक्रामक संबंध यहाँ पर हो जाएगा, हम इसको ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। तो ये सही हो जाएगा हमारा, ठीक है, यस इट इज़ ट्रांजिटिव। अगला एग्जांपल देखते हैं। देखो यहाँ पर पी क्यू आर एक सेट दिया है, पी क्यू है, क्यू पी है, तो क्यू आर होना चाहिए। देखो पी क्यू है, क्यू पी है, तो ये दोनों हमारा बराबर होना चाहिए। साथ ही साथ पी पी जो है हमें यहाँ पर मिल जाना चाहिए था, पी पी हमें यहाँ पर मिल जाना चाहिए था, तो जो कि हमें नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव नहीं होगा, नो इट इज़ नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है। तो ये जो है इस प्रकार से हम सॉल्व कर सकते हैं मतलब क्वेश्चन को देख कर ये सॉल्व करना है। अब देखो अगला क्वेश्चन है 1 3 5 है और रिलेशन हमारा लेस देन का रिलेशन दिया है। देखो अगर 1 जो है लेस देन है 3 से और 3 जो है लेस देन है 5 से, तो ऑब्वियसली बात है 1,3 देखो आर में आ रहा है, 3,5 भी आर में आ रहा है, इसका मतलब 1,5 भी आर में आ रहा है। तो जब भी लेस देन का साइन होगा ना, लेस देन इक्वल वाला, तो वो हमारा हमेशा के लिए ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें कह रहा है कि रिलेशन ए बी, ए जो है बी को डिवाइड कर रहा है, ए डिवाइड्स बी, तो ए डिवाइड्स बी है, तो क्या ये रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन है, संक्रामक संबंध होगा, उसको चेक करते हैं। देखो अगर मैं लिख रहा हूँ ए डिवाइड्स बी, मतलब 2,4 लिख रहा हूँ, तो 2 जो है 4 को विभाजित कर रहा है, तो इसका मतलब सही है। और मैं 4 को लिख रहा हूँ, 4,12 ये डिवाइड कर रहा है, तो 2 12 को भी डिवाइड कर देगा, तो इसका मतलब ये भी हमारा जो है क्या है, ट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव रिलेशन है, ठीक है। इस प्रकार से हम इसको कर सकते हैं। अगला रिलेशन पर बात करते हैं। नेक्स्ट जो है एम्पटी या फिर वाइड रिलेशन, मतलब ऐसा रिलेशन जिसमें किसी प्रकार का कोई संबंध हमें ना ही मिले। मतलब सेट ए पर एक संबंध आर को एक खाली संबंध कहा जाता है, रिक्त संबंध या शून्य संबंध कहा जाता है यदि ए का कोई भी तत्व ए के किसी भी तत्व से संबंधित नहीं होता है। इसे खाली फाई द्वारा दर्शाया जाता है, खाली सेट फाई द्वारा दर्शाया जाता है, ठीक है। जैसे हम एम्पटी सेट वगैरह पढ़े थे, यहाँ पर वैसे ही कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, तो उससे जो है समझ में आ जाएगा। देखो अगर a, b है और रिलेशन हमारा a - b 5 दिया है, तो कोई भी दो एलिमेंट को घटा करके क्या यहाँ से हम 5 ला सकते हैं, नहीं ला सकते। तो मतलब ये जो रिलेशन है वो हमारा कैसा है, एम्पटी रिलेशन है। बस सिंपल सा लॉजिक था। अगला एग्जाम्पल देखो यहाँ पर, सेट लेट p बी द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट इन बॉयज स्कूल, ठीक है। p जो है बॉयज स्कूल के बॉयज़ के सेट है, मतलब बॉयज़ स्कूल है तो ऑब्वियसली बात है सारे के सारे स्टूडेंट्स जो है बॉयज़ ही हो जाएंगे, है ना। लेट आर बी द रिलेशन ऑन पी डिफाइन एज ए कॉमा बी, ए एंड बी आर सिस्टर्स, मतलब ए बी जो है हमारे सिस्टर होंगे। देखो पी में अगर मैं ए बी सी ये सारे के सारे स्टूडेंट्स हैं और सबके सब बॉयज़ हैं, तो ए बी का कभी भाई बहन तो हो ही नहीं सकते ना एक दूसरों के, एक बहन तो हो नहीं सकते क्योंकि बॉयज़ स्कूल है। तो ये कहीं ना कहीं जो रिलेशन दिया हुआ है वो हमारा वाइड रिलेशन है, एम्पटी रिलेशन है, ठीक है। इस प्रकार से हमें इस चीज़ को समझना है, क्योंकि कोई भी ऐसा पेयर हमें मिलेगा ही नहीं जो आपस में सिस्टर्स होंगे, क्योंकि स्कूल की बात किया गया है, वो सेट को हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी ना। चलो अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कि रिलेशन जो है 1 2 3 सेट दिया है, आर बी द रिलेशन ऑन एस डिफाइन एज आर इज इक्वल टू ए कॉमा बी सच दैट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए एंड ए जो है हमारा ग्रेटर है b + 5 से। तो कोई ऐसा सेट मिलेगा जो a हमारा b + 5 से बड़ी हो। आप कोई भी एलिमेंट लेकर के देख लो, आप चाहो तो
1,2 लेकर के देख लो चलो, ठीक है। अब रिलेशन बनाने के लिए आपको मैंने बताया था कि इस टाइप का जब भी हमारे पास आता है तो हम उसके लिए एक चीज़ तो चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं? एस क्रॉस एस, ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट एक बार चेक करके देख लो क्या क्या आएगा। देखो 1,1 आ सकता है, 1,2 आ सकता है, 1,3 आ सकता है, उसके बाद 2,1 आ सकता है, 2,2 आ सकता है, 2,3 आ सकता है, उसके बाद 3,1 आ सकता है, 3,2 आ सकता है, 3,3 आ सकता है। तो ये सारे के सारे पॉसिबल रिलेशंस है। अब हमें ये बताना है कि क्या ऐसा कोई हमें मिल रहा है। देखो अगर मैं इसको करूँ 5 से जोड़ दूँ तो भी ये नहीं देगा, 5 से जोड़ दूँ तो भी ये सही नहीं है, 5 से जोड़ दूँ मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे मैं इसको लिख रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ सही नहीं है। कैसे सही नहीं है? ए कह रहा है कि ए जो है बड़ी होनी चाहिए b+5 से। ए हमारे पास 1 है, 1 क्या बड़ी हो जाएगी 3+5 से? नहीं होगी ना। तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं, कोई भी नहीं होगा इसमें। तो मतलब ये हमारा जो है जो रिलेशन है, कहने का मतलब ये हमारा एक वाइड रिलेशन है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि एम्पैथी रिलेशन है। क्लियर है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है यूनिवर्सल रिलेशन है। यूनिवर्सल रिलेशन क्या है कि टोटल जो हमारे पास ए क्रॉस ए आता है ना, वो ही हमारा यूनिवर्सल रिलेशन है। अभी जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया ना कि अगर यही रिलेशन होता, मतलब सारे के सारे जो है ये सच होता, या फिर इसी क्वेश्चन को हम घुमा देते कि a इज़ लेस देन b+5 यहाँ पर, तो इस क्वेश्चन में ही हमारा जो है ये यूनिवर्सल रिलेशन बन जाता। मतलब ये जो s क्रॉस s है, मतलब जो r है वो s क्रॉस s के बराबर हो जाता जो रिलेशन है, तो जा करके हम कह सकते हैं कि वो यूनिवर्सल रिलेशन है। ठीक है, यूनिवर्सल रिलेशन कुछ बहुत बड़ा ऐसा कुछ नहीं है कि आपको नहीं आएगा समझ में। इसके लिए आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। यहाँ पर कह रहा है कि सेट ए पर एक संबंध R को सार्वभौमिक संबंध कहा जाता है यदि ए का प्रत्येक तत्व ए के प्रत्येक तत्व से संबंधित है। इसे ए क्रॉस ए से दर्शाया जाता है। मतलब जो R है वो ए क्रॉस ए के बराबर होना चाहिए। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन इसी एग्जांपल से ही हम इस चीज़ को क्लियरली समझ पाएंगे। अगर यहाँ रिलेशन में बदल दो, मान के चलो कि ये रिलेशन है R इज इक्वल टू ए कॉमा बी सच दैट जो रिलेशन है A इज ग्रेटर देन b+5 है। सॉरी, ग्रेटर नहीं करेंगे ना, हमें क्या करना है, लेस देन करना है। तो अगर मैं लेस देन कर दूँ तो ये रिलेशन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा और हर एक जो ऑर्डर्ड पेयर है इसमें एग्जिस्ट कर जाएगा। ठीक है, तो मुझे लगता है कि ये भी आपको समझ में आ गया है। इस एग्जांपल को देखते हैं। इसमें 1 2 3 दिया है और देखो आप कोई भी दो एलिमेंट को लेकर के घटाओ इस सेट के अंदर से, वो 0 से हमेशा के लिए बड़ी ही आएगी क्योंकि मॉडुलस लगा हुआ है। तो R जो होगा ना वो हमारा A क्रॉस A के बराबर ही हो जाएगा। आप करके इसको देख लीजिएगा, है ना। अभी मैंने बताया है इस चीज़ को, जो इसका आप क्रॉस मल्टी मतलब इसका आप कार्टेशियन प्रोडक्ट करो। कार्टेशियन प्रोडक्ट करने पर हर जितने भी हमारे ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, जितने भी हमारे ऑर्डर्ड पेयर आए थे, उन सारे के सारे जो ऑर्डर्ड पेयर है वो इस इक्वेशन को, ये जो कंडीशन दिया हुआ है ये सेटिस्फाई कर जाएगा। ठीक है, चलिए फिर आगे। प्रॉपर्टीज ऑफ यूनिवर्सल रिलेशन। देखो जब भी यूनिवर्सल रिलेशन होता है तो वो एक रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है और ट्रांजिटिव भी होता है, क्योंकि हर प्रकार का पेयर उसमें एग्जिस्ट करता है। इसका जीता जागता एग्जांपल आप इसमें देख सकते हो। अगर मैं एक यूनिवर्सल रिलेशन अभी इसको ना देखूं, मैं मतलब इसको नहीं देख रहा हूँ, मैं इस क्वेश्चन को इसके वे में देख रहा हूँ, मैं इस रिलेशन के वे में देख रहा हूँ, रिलेशन ये वाला नहीं। ठीक है, ये तो एम्पैथी रिलेशन के हिसाब से बनाया गया था, लेकिन ये आपका जो है, तो अब देखो 1,1 है, सेल्फ पेयर हमेशा के लिए जो है वो तो है ही है, मतलब हमारे रिफ्लेक्सिव तो हो ही जाएंगे, है ना। फिर सिमेट्रिक की बात करूं तो देखो अगर 1 2 है तो 2 1 भी हो रहा है, 1 3 है तो 3 1 भी हो रहा है, ये सेल्फ है, 2 3 है तो 3 2 भी हो रहा है। तो मतलब हर एलिमेंट का हमें वैसा भी मिल रहा है हर पेयर के लिए। ट्रांजिटिव की मैं बात करूँ तो देखो 1 1 1 2 है तो 1 2 भी एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, 1 2 2 1 है तो 1 1 एग्जिस्ट कर रहा है। तो मतलब इस टाइप से हमें हर पेयर के लिए मिल रहा है। तो यहाँ पर इस प्रकार से हम इस चीज़ को समझ सकते हैं कि जो हमारा यूनिवर्सल रिलेशन होता है वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है, ट्रांजिटिव भी होता है। अब बात करते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन वो रिलेशन होते हैं
जिसमें एवरी एलिमेंट के लिए इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली इट्स डिनोटेड बाय आई ए इज इक्वल टू ए कॉमा ए सच दैट जो ए है वो ए से कैपिटल ए से वाले सेट से बिलोंग करना चाहिए। कुछ एग्जांपल से समझते हैं। अब देखो जैसे ये हर एलिमेंट को सेल्फ रिलेटेड होना चाहिए, जैसे एक रिलेशन है 1 1 2 2 3 3, तो ये जो है हमारा क्या सा रिलेशन हो जाएगा, एक आइडेंटिटी रिलेशन हो जाएगा। अब आप कहोगे कि सर आइडेंटिटी रिलेशन है और हमने तो एक रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी पढ़ा था, ये भी तो सेम था। बिल्कुल ये सेम था, लेकिन दोनों में फ़र्क है। क्या फ़र्क है वो मैं बता देता हूँ थोड़ा सा रिफ्लेक्सिव के बारे में। रिफ्लेक्सिव और इधर हम आइडेंटिटी को समझते हैं। आइडेंटिटी में देखो रिफ्लेक्सिव में क्या था कि अगर एक रिलेशन रिफ्लेक्सिव है तो उसमें सेल्फ पेयर तो होना ही चाहिए, सेल्फ पेयर तो होना ही चाहिए, साथ ही साथ उसके अलावा भी कुछ और पेयर भी मौजूद हो सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है, नहीं भी हो सकता है, कोई ऐसा इशू नहीं है। लेकिन आइडेंटिटी में क्या है कि अगर एक सेट 1 2 3 का दिया है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ हमारे सेल्फ पेयर ही एग्जिस्ट करना चाहिए। एक्स्ट्रा जैसे रिफ्लेक्सिव में एग्जिस्ट कर रहा था इस टाइप का बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो वो जो है हमारा आइडेंटिटी नहीं होगा। क्लियर है, समझ में आ गया, दोनों में फ़र्क समझ में आ गया है। तो क्या एक आइडेंटिटी रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो सकता है? यस, बिल्कुल हो सकता है कि एक आइडेंटिटी रिलेशन हमेशा के लिए रिफ्लेक्सिव हो सकता है, लेकिन एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन हमेशा के लिए आइडेंटिटी नहीं हो सकता है। इस बात का हमें ध्यान रखना है, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी हमारे बन सकते हैं। अगला देखो, इसमें ए बी सी डी है तो ए है, बी बी है, सी सी है, डी डी है, बस ये भी हमारा क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी रिलेशन हो जाएगा। एक्स वाई है तो एक्स एक्स वाई वाई हमारे पास यहाँ पर है तो ये भी हमारा आइडेंटिटी रिलेशन हो जाएगा। इक्विवेलेंस रिलेशन बढ़िया रिलेशन है, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में पूछा भी जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब इसमें तुल्यता संबंध क्या कह रहा है कि एक संबंध को तुल्यता संबंध तभी कह सकते हैं जब वो स्वतुल्य हो, सममित हो और संक्रामक भी हो। स्वतुल्य, सममित और संक्रामक अभी मैंने बता रखा है। रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, तो उस कंडीशन में उसको हम इक्विवेलेंस रिलेशन कह सकते हैं। ठीक है ना, आ रहा है ना मज़ा पढ़ने में। तो कहीं ना कहीं देखो ऐसी चीज़ें हमें सीखनी पड़ेगी, तभी जाकर के एग्ज़ाम में हम अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पर ले रखा है, हालांकि इसके लिए एग्जाम्पल की मुझे ज़रूरत थी नहीं कि आपको मैंने ऑलरेडी ही जो है रिफ्लेक्सिव बता दिया है, सिमेट्रिक बढ़िया से बता दिया है, ट्रांजिटिव बढ़िया से बता दिया है। तो अब तीनों देखते हैं, चलो ये एग्जाम्पल मैं बता ही देता हूँ कि तीनों अगर एक ही में है तो वो जो है इक्विवेलेंस रिलेशन की कैटेगरी में आ जाएगा। जैसे कि इसमें एक कहा है कि मान लो कि एल एक समतल में सभी रेखाओं का समुच्चय है, मतलब एल जो है वो क्या है, रेखाओं का समुच्चय है, मतलब रेखाओं का समुच्चय। इसमें रेखाएं हैं, कैसे कैसे रेखाएं हैं, मतलब एक एल ऐसा रेखा है जिसमें हमारा L1 L2 L3 इस टाइप के सारे रेखाएं हैं समतल में, पैरेलल, ठीक है, सॉरी प्लेन में। तो यहाँ पर डिफाइन किया गया है कि जो L1 L2 से रिलेटेड है ना, L1 L2 से रिलेट कैसे है, जो L1 है वो पैरेलल है L2 का, मतलब कोई भी दो रेखा आपस में वो है पैरेलल है। तो क्या ये हमारा, सबसे पहले तो एक एक करके चेक करेंगे, एक एक करके क्या चेक करेंगे, रिफ्लेक्सिव पहले चेक करेंगे। रिफ्लेक्सिव में कि L1 से रिलेटेड होना चाहिए, R में होना चाहिए, और ये होना क्या चाहिए कि L1 जो है समांतर होगा L1 का। बिल्कुल सही बात है भैया, एक रेखा है वो तो खुद का समांतर तो हो ही जाएगा, खुद के तो समांतर हो ही जाएगा, इसमें सोचने वाली कोई बात ही नहीं है, रिफ्लेक्सिव है। दूसरा चेक करो कि अगर L1 L2 जो है R में है, कहने का मतलब L1 जो है पैरेलल है L2 का, तो इसके बिहाफ में L2 L1 भी हमारा R में होना चाहिए। बिल्कुल हम इसको भी कह सकते हैं कि L2 समांतर है L1 का। अगर देखो L1 L2 का समांतर है तो L2 भी तो L1 का समांतर हो जाएगा, मतलब ये कहीं ना कहीं हमारा जो है सिमेट्रिक भी हो जाएगा। अब मैं अगर बात करूं ट्रांजिटिव की, थर्ड पॉइंट ट्रांजिटिव, तो ट्रांजिटिव में क्या होता है कि अगर L1 L2 का समांतर है, L2 L3 का समांतर है, तो L1 भी तो L3 का समांतर हो जाएगा, है ना, ये भी तो समांतर हो जाएगा, तो ये भी हमारा जो है क्या हो जाएगा, मतलब L1
L3 के समांतर हो गया, तो मतलब ये भी हमारा ट्रांजिटिव है, तीनों रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, तो कहीं ना कहीं ये हमारा जो है एक इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया है। इनवर्स रिलेशन इंपॉर्टेंट है, कभी कभी इसके बारे में पूछ देता है। इनवर्स रिलेशन बहुत ज़्यादा ऐसा पैनिक वाला रिलेशन नहीं है। अगर R एक रिलेशन हमारे पास दिया हुआ है जिसमें A, B है, सच दैट जो AB है ना वो AB में से आ रहा है, मतलब ये अगर हमारे पास मान के चलो कि है रिलेशन में, आप ऐसे समझ लो कि ये रिलेशन है, तो रिलेशन का इनवर्स क्या हो जाएगा, B, A हो जाएगा, मतलब उसका जो पेयर है ना वो हमारा उल्टा हो जाएगा। बस इतना ही आपको इनवर्स रिलेशन में करना है। जैसे कि इस एग्जांपल में देखो कि 1 2 3 है, x एंड b एक्स वाई है और रिलेशन हमारे पास दिया होता है, इसका r इनवर्स निकालना है। तो r इनवर्स कैसे निकलेगा, जैसे 1x है ना तो यहाँ x, 1 कर दूंगा, x, 2 कर दूंगा, y, 3 यहाँ पर मैं कर दूंगा, तो ये हमारा जो है इनवर्स रिलेशन निकल जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद अगला देखते हैं असिमेट्रिक रिलेशन। असिमेट्रिक रिलेशन क्या कहता है कि किसी समुच्चय A पर एक संबंध R असममित होता है जब भी AB R में हो तो BA R में नहीं होना चाहिए। मतलब असिमेट्रिक बोलते हैं, एक होता है सिमेट्रिक और एक होता है असिमेट्रिक। सिमेट्रिक में हमने ये देखा था कि अगर AB R में है तो BA भी R में होना चाहिए, लेकिन असिमेट्रिक में अगर AB R में है तो BA R में नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हो गया तो वो सिमेट्रिक रिलेशन होगा, असिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा, असममित रिलेशन संबंध नहीं होगा। ठीक है, चलो एग्जांपल लिया है मैंने, हाँ लिया है एग्जांपल, देख लेते हैं। देखो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ 1 2, तो 1 2 तो है R में लेकिन 2 1 नहीं होना चाहिए। चेक करते हैं, 2 1 R में नहीं होना चाहिए, तो 2 1 तो नहीं है कहीं। अब देखो यहाँ पर 2 3 दिया है, 2 3 दिया है, तो 3 2 R में नहीं होना चाहिए, तो 3 2 R में नहीं है, इसका मतलब ये जो रिलेशन है वो असममित संबंध हमारा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो एंटी सिमेट्रिक। देखो यहाँ पर कई सारी चीज़ें हैं, सिमेट्रिक, एसिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक। ठीक है, सिमेट्रिक में कौन जो है उसका रिवर्स पेयर मिलना चाहिए, एसिमेट्रिक में रिवर्स पेयर नहीं मिलना चाहिए, और एंटी सिमेट्रिक में कंडीशन है कि अगर ए बी आर में है और बी ए आर में है तो ये ज़रूरी है कि ए और बी हमारा बराबर होना चाहिए। ठीक है, ए और बी हमारा क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। वही चीज़ इसमें लिखा गया है कि समुच्चय ए पर संबंध आर प्रतिसम्मितीय होता है यदि ए बी ए के लिए ए बी आर है और बी ए भी आर में है तो ए बराबर बी होना चाहिए। ठीक है, ए बराबर बी होना चाहिए, अगर है तो होना चाहिए। तो ये चीज़ बताया गया है, यानी कि अगर देखो ए बी बराबर नहीं है तो दोनों पेयर ए बी और बी ए एक साथ आर में रिलेशन में नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया, रिलेशन में नहीं होना चाहिए, मतलब जैसे एसिमेट्रिक में हमने देखा था। देखो एसिमेट्रिक में हमने देखा था अगर ए बी है तो बी ए नहीं होना चाहिए, और एंटी सिमेट्रिक में ये कह रहा है कि अगर ए बी के साथ साथ बी ए है तो ए बी के बराबर होना चाहिए। बस इतना फ़र्क है इसमें। तो सिर्फ ए हमेशा अलाउड है, मतलब अगर ये वाले हैं ना तो ये तो अलाउ है ही है, ये तो रहेगा ही रहेगा, इसमें कोई मतलब बाधा उत्पन्न नहीं करेगा आपको एंटी सिमेट्रिक में। लेकिन इसके लिए हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि बराबर अगर नहीं है तो हमें सिर्फ एक ही पेयर मिलना चाहिए, और अगर बराबर है तो इस प्रकार के रिवर्स पेयर दोनों में हो सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। देखो 1 1 है, ये अलाउ है, 1 2 है, 1 2 है, ये भी अलाउ है, 2 1 नहीं होना चाहिए, और अगर 2 1 है तो बराबर होना चाहिए। ठीक है, और 2 3 है, इसका भी कोई रिवर्स पेयर नहीं है तो बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब क्या है, ये हमारा एक एंटी सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, एंटी सिमेट्रिक हो जाएगा। देखो 1 1 सो सेटिस्फाई कर रहा है, कंडीशन बराबर होना चाहिए, ये कंडीशन है ही है। अब 1 2 है, 2 1 नहीं है, 2 3 है, 3 2 नहीं है, तो मतलब ये एक एंटी सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, ये देखो एंटी सिमेट्रिक रिलेशन का यहाँ पर एग्जांपल 1 1 2 2 3 3 1 2 बिल्कुल एंटी सिमेट्रिक है,
क्योंकि जो इक्वल वाले पेयर है ना वो तो हमारे एग्जिस्ट करेंगे, वो तो अलाउ है ही है, लेकिन 1 2 है, साथ ही साथ 2 1 अगर होता तो शायद गलत हो जाता है, शायद नहीं गलत ही हो जाता हो, ठीक है, गलत ही हो जाता हो, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमारा एंटी सिमेट्रिक हो जाएगा। एक एग्जांपल देखते हैं जो कि नॉट एंटी सिमेट्रिक है। अब देखो 1 2 है 2 1 है, तो 1 2 है और इसका रिवर्स पेयर भी है, तो दोनों हमारा 1 जो है 2 के तो बराबर कभी हो ही नहीं सकता है, तो इसका मतलब एंटी सिमेट्रिक हमारा क्या आ जाएगा, नहीं हो जाएगा, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। एक आता है पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। पार्शियल ऑर्डर रिलेशन भी ऐसा कुछ भी नहीं है। पार्शियल ऑर्डर रिलेशन इफ इट इज रिफ्लेक्सिव, एंटी सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, जैसे हमने इक्विवेलेंस पढ़ा था, ठीक है ना, जो है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, तो ऐसे ही पार्शियल ऑर्डर रिलेशन वो होता है जिसमें रिफ्लेक्सिव होता है, एंटी सिमेट्रिक होता है और ट्रांजिटिव होता है, ठीक है। मतलब सिमेट्रिक की जगह पर एंटी सिमेट्रिक हो जाएगा तो वो पार्शियल ऑर्डर रिलेशन हो जाएगा। कभी कभी इसके बारे में पूछ देते हैं, तो करने में कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। फॉर्मूला फॉर स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशंस, देखो कुछ रिलेशन है, नंबर ऑफ रिलेशंस हमें निकालनी होती है। नंबर ऑफ रिलेशन अगर हमें निकालनी होती है तो हमें फार्मूला की ज़रूरत पड़ेगी। इस टाइप का क्वेश्चन पूछ देते हैं, तो ये जो है आप देख लेते हैं इसको, इस रिलेशन को। देखो अगर ऑल रिलेशंस मतलब अगर टोटल नंबर ऑफ रिलेशन पूछे किसी सेट में, ठीक है, मतलब ए सेट में टोटल नंबर ऑफ रिलेशन पूछे तो 2 की पावर n स्क्वायर है। वैसे इसके बारे में मैंने बताया था आपको। अगर टोटल रिफ्लेक्सिव रिलेशन पूछे तो 2 की पावर n स्क्वायर माइनस 1, n स्क्वायर माइनस का 1, ये रिलेशन होता है। इररिफ्लेक्सिव पूछे तो भी यही फार्मूला है। सिमेट्रिक पूछे तो ये फार्मूला थोड़ा बदल जाता है, 2 की पावर n स्क्वायर प्लस n/2 हो जाता है, ठीक है, n/2 हो जाता है। उसके बाद एंटी सिमेट्रिक रिलेशन जो होता है वो 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n/2 होता है। और एसिमेट्रिक रिलेशन होता है 3 की पावर n स्क्वायर माइनस n/2, ये रिलेशन होता है। इस चीज़ को हमें ध्यान में रखना है, फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में पूछ लिया जाता है। जो आइडेंटिटी रिलेशन होता है उसके लिए कोई स्पेसिफिक फार्मूला नहीं है, वो 1 ही होता है। यूनिवर्सल रिलेशन में हमेशा 1 ही होता है, एम्पटी रिलेशन में हमेशा के लिए 1 ही होता है। ट्रांजिटिव के लिए ऐसा कोई फार्मूला नहीं मिलेगा, पार्शियल ऑर्डर के लिए भी ऐसा कोई फार्मूला नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी हमने देख चुके हैं, ठीक है। इन्वर्स रिलेशन के लिए वही है, सेम जो ऑल रिलेशंस होते हैं इन्वर्स रिलेशन के वही है, क्योंकि इन्वर्स रिलेशन में हम क्या करते हैं, जितने भी हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर होते हैं उनको हम रिवर्स ही तो कर देते हैं, तो वही एक रिलेशन बन जाता है। तो उसके लिए भी सेम वही फार्मूला हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल देखो यहाँ पे ये है, तो इसमें पूछा गया है कितने संबंध बनाए जा सकते हैं, मतलब टोटल कितने रिलेशंस पॉसिबल है। तो टोटल रिलेशन अगर ए से ए में ही हो रहेगा, सेट सेम दिया है तो ए क्रॉस ए ही हो जाएगा। और ए क्रॉस है यहाँ पर देखो 1 2 दो एलिमेंट है, n बराबर 2 है, तो हमारे पास फार्मूला होता है 2 की पावर n स्क्वायर, तो मतलब 2 की पावर 2 का स्क्वायर, 2 की पावर 4, तो यहाँ से 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो बराबर कितना हो गया 16 रिलेशंस पॉसिबल है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि 1 2 3 है, हाउ मेनी रिफ्लेक्सिव रिलेशन आर पॉसिबल। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितने पॉसिबल है वो हमसे पूछा गया है। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए ये फॉर्मूला है, अभी मैंने बता रखा है आपको कि 2n स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। इसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा 2n स्क्वायर माइनस का 1, और n बराबर कितना है, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे n इज इक्वल टू 3 है, तो यहाँ पर 2 की पावर 3 का स्क्वायर माइनस 1, 2 की पावर 9 माइनस 1, 2 की पावर 8, तो ये टोटल इतने रिलेशन हमारे पॉसिबल है। समझ में आ गया, टोटल इतने रिलेशन हमारे पॉसिबल है। क्लियर, आगे बढ़े। कह रहा है कि फॉर अ सेट ए विद 2 एलिमेंट, मतलब जो कार्डिनलिटी ऑफ ए है वो 2 एलिमेंट है, हाउ मेनी सिमेट्रिक रिलेशन आर पॉसिबल। सिमेट्रिक रिलेशन देखो यहाँ पर देखो, सिमेट्रिक रिलेशन के लिए वही सेम फार्मूला, यहाँ पर 2 की पावर n स्क्वायर प्लस n/2, 2 की पावर n स्क्वायर प्लस n/2 हो जाएगा। तो ये फार्मूला हम यहाँ पर लगाएंगे, क्या है 2 की पावर n स्क्वायर प्लस n/2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 की पावर n की जगह पर मतलब 2 ही है, नंबर ऑफ एलिमेंट हमारे 2 है तो 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 6/2, 2 की पावर 6/2, 2 की पावर 3, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ रिलेशन हमें मिल जाएगा, ठीक है। अब यूनिवर्सल रिलेशन देखो, जब भी यूनिवर्सल रिलेशन पूछे तो हमें कोई फार्मूला स्पेसिफिक नहीं है, तो उसके लिए हमेशा के लिए 1 ही हो जाएगा, ठीक है, इसमें कुछ करने की हमें ज़रूरत नहीं है।
हाउ मेनी आइडेंटिटी रिलेशन, दैट इज इक्वल टू 1, तो 1 ही हो जाएगा इसमें। इस टाइप क्वेश्चन पूछते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहे कि एंटी सिमेट्रिक रिलेशन कितने हैं, हाउ मेनी एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। देखो n बराबर a का मान जो है 1 का मान 2 है, एक सेट है, तो n का मान 2 हो गया, मतलब 2 एलिमेंट है। तो एंटी सिमेट्रिक रिलेशन में हमसे पूछा गया है, तो एंटी सिमेट्रिक रिलेशन की फॉर्मूला देखो 2 की पावर n, और यहाँ से जो है हमारे पास क्या हो जाएगा, n स्क्वायर माइनस n बाई 2, ठीक है, ये फार्मूला हो जाएगा। तो यहाँ से देखो इसको उठाते हैं, अगर कॉपी हो जाता है तो ठीक है, हो गया। ठीक है, चलो इसको इधर लगाते हैं, इस फार्मूला से इसको हम सॉल्व करेंगे। ये फार्मूला है, ठीक है। अब इस फार्मूला में हमें रख के सॉल्व करना है। 2 की पावर n के मान हमारे पास कितने हैं, 2 है। 3 की पावर 2 और यहाँ 2 माइनस 1 बट्टा 2, 2 से 2 कट गया, 4 गुणा 3 तिया 12, 4 तिया 12, ठीक है। यहाँ पर 12 टोटल रिलेशन हमारे बन जाएंगे। अब ना एक अभी इक्विवेलेंस रिलेशन आपका रह गया है, जिसमें नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन पूछा जाता है। मतलब ये जो हम यहाँ पर स्लाइड देके आ रहे हैं, इसको थोड़ा सा सही कर लेना। नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। देखो इसमें bn बेल नंबर होता है। एक बेल नंबर क्या होता है कि अगर n का मान 1 है तो उसके लिए तो 1 ही हो जाएगा, अगर n का मान 2 है तो उसके लिए जो है हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। नंबर ऑफ जो रिलेशन है n का मान 2 होने पर ये भी हमारे पास यहाँ से 2 आ जाएगा, क्योंकि इसके क्या हो रहा है, 1 को है यहाँ पे तो 1 यहाँ पर उतार दिया, 1 और 1 कितना हो गया, 2 हो गया है, ठीक है। 1 और 1 कितना हो गया, 2 हो गया है। फिर अगला देखो n बराबर 3 के लिए, देखो यहाँ से कैसे निकालेंगे, ये 2 है ना, इसको यहाँ उतारा, फिर 2 और 1 को हमने जोड़ा, तो जोड़ने पर कितना आया, 3 आया। 3 और 2 को जोड़ा, जोड़ने पर कितना आया, 5 आया। इस प्रकार से फिर 5 को यहाँ पर हमने उतारे हैं, 5 और 2 को हम जोड़ेंगे तो 7 आएगा, 7 और 3 को जोड़ेंगे तो हमारे पास 10 आएगा, 10 और 5 को जोड़ेंगे तो 15 आएगा। तो जो लास्ट वाला नंबर है इसको बेल नंबर बोलते हैं, तो 15 हो जाएगा अगर n बराबर 4 है। इसी प्रकार से अगर मैं 5 ये 15 यहाँ उतर जाएगा, n बराबर 5 है तो यहाँ पर जो है 5 और 15 20, 20 और 7 27, 27 और 10 37, 37 और 15 अगर मैं करूँ तो 52 हो जाएगा। ऐसे अगर n बराबर 6 होता, n बराबर 7 होता, तो उस प्रकार से अलग अलग हम निकाल के देख लेते हैं। इसके लिए इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए हमें थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। समझ में आ गया ना कैसे हम निकालते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर n बराबर हमारे पास कितना है, 2 है, तो बेल नंबर निकालोगे तो b2 हो जाएगा, जो कि हमारे पास 2 आ रहा है। इस प्रकार से हम देख सकते हैं ये इक्विवेलेंस रिलेशन की जो संख्या है वो हमारे पास कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आज के इस वीडियो में मैंने जितना भी चीज़ें आपको बताया है, रिलेशन हमारा यहाँ पर ऑलमोस्ट सारा खत्म हो गया है। अब क्वेश्चन इसमें बहुत सारा प्रैक्टिस हम करने वाले हैं। वैसे नॉर्मल एग्जाम्पल के माध्यम से आपको मैंने कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश किया है, बेसिक था ये। अभी एग्ज़ाम लेवल के क्वेश्चन भी लेंगे एंड देन उसको हम सॉल्व करेंगे। तो वीडियो सही लगे इसको आप लोग लाइक करिए, चैनल पर नए तो इसको सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिए। और जो है अपना एक फीडबैक कमेंट के माध्यम से देना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।